दर्शा देंगे। उसके बाद हम इस प्रकार इसको ग्राफ पे दर्शा देंगे। अब हम इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाली योग बातें। तो पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, वृत्त का कुल क्षेत्रफल 360 होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जानकारी को प्रत्येक संबंधित मूल्य के आधार पर वृत्तांश ज्ञात किया जाता है और प्रत्येक संबंधित विभाग के वृत्तांश का योग 360 होना चाहिए। मीन्स पूरी गोला कितनी होनी चाहिए? 360 डिग्री की ही होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यदि किसी दो समय विधि या दो प्रदेश के बीच तुलना करने के लिए दो वृत्तांश आकृति पास पास में बनाई जाए तो कुल मूल्य के आधार पर ही वे वृत्त बनाए जाते हैं। मीन्स टोटल मूल्य जो उसके आधार पर हम उसको बनाएंगे। छोटे अंक वाली जानकारी के लिए छोटा वृत्त और बड़े अंक की वाली जानकारी के लिए बड़ा वृत्त बनाया जाता है। तो हमने सीखा आकृति के बारे में। अब हम सीखेंगे आलेख के बारे में। देखते आलेख के बारे में। इसे लिखा आलेख के प्रकार। अर्थशास्त्र में आलेखों का भी अलग अलग प्रकार होता है। जिस प्रकार हमने आकृति का अलग प्रकार देखे, उसी प्रकार हम आलेख के प्रकार देखते हैं। संख्याकी के अनुसार आलेख निम्न प्रकार के होते हैं। देखते कौन कौन से होते हैं। से पहला दिया यहाँ पे, सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, मीन्स टाइम सीरीज वाले ग्राफ्स। दूसरा है सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के आलेख। तीसरा है उसी में पॉइंट है सतत वाले में, स्तंभालेख, आवृत्ति बहुकोण, आवृत्ति वक्र और संचयी आवृत्ति बहुकोण। और तीसरा है लघु गुणक आधारित आलेख। आप सबको समझेंगे अलग अलग तरीके से हम। इसमें पहला पॉइंट हमको दिया यहाँ पे, समय श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख। व्यापार अथवा आर्थिक प्रवृत्ति के चक्र में अल्पकालीन या दीर्घकालीन नियमित अथवा अनियमित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है व्यापार अथवा आर्थिक प्रवृत्ति में, हमारे बिजनेस में अल्पकालीन मीन्स कम समय के लिए, दीर्घकालीन मीन्स लंबे समय के लिए, नियमित और अनियमित कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। सांख्यिकी के माध्यम द्वारा ऐसे तत्व को रुझान ज्ञात किए जाते हैं और समय के आधार पर जब ऐसे रुझान का आलेख बनाया जाता है तो उसे सामयिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आलेख के अन्य प्रकार को अभ्यास क्रम में ना होने के कारण उन्हें प्रकरण में दर्शाया नहीं गया। मतलब इसका इंपॉर्टेंट नहीं बाकी आलेख, इसलिए हमारे बुक में हम इस बार 12th क्लास में समझाया नहीं गया है। अब हम पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आता है या 3 मार्क्स में पूछा था कभी कभी। से पढ़ते हैं यहाँ पे, आधुनिक युग यह टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे हैं। एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने, सिनेमा की टिकट बुक करवाने, गीत सुनने, ड्राइविंग करते समय रास्ता ज्ञात करने, वस्तु खरीदने, बिलों का भुगतान करने इत्यादि के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में भी करते हैं। अर्थशास्त्र जीवन जीने की कला और विज्ञान से संबंधित शास्त्र है और मानव जीवन प्रत्येक समय बदलता रहता है। इसलिए सामान्य प्रजा एवं विशेषज्ञों को अपने लिए हमेशा नए नए परिवर्तन की जानकारी रखना पड़ता है और उसके लिए मानव को टेक्नोलॉजी खूब मददरूप साबित होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी की जानकारी निम्न प्रकार से दी जा सकती है। उसके नीचे दिया यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मीन्स कंप्यूटर का उपयोग हम कैसे करते हैं। अर्थशास्त्र में विद्यार्थी कंप्यूटर से अनजान नहीं है। हम विद्यालय में भी कंप्यूटर का उपयोग कभी कभी करते हैं। इसके
इसके अतिरिक्त बहुत से विद्यार्थी के घरों में भी कंप्यूटर है। अरे अब तो आपके मोबाइल फोन में भी कंप्यूटर का काम करते हुए प्रतीत होते हैं। हम अपने अध्ययन में कंप्यूटर का उपयोग विविध प्रकार से कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए। मतलब आप कोई चीज़ आपको प्रेजेंटेशन करना दिखाना किसी चीज़ को, हम उसको कंप्यूटर से बनाते हैं, पता ही आपको इसके बारे में। तो अर्थशास्त्र में सिद्धांत या अटपटी संख्या की जानकारी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे आप बोलते पीपीपी द्वारा खूब सरलता पूर्वक समझा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अंदाज पत्र को समझने के लिए सिर्फ 3 ही स्लाइड बनाकर हम उसे समझ सकते हैं। एक स्लाइड में अंदाज पत्र का अर्थ एवं उसके खाते, दूसरी स्लाइड में अंदाज पत्र के खातों की जानकारी और तीसरी स्लाइड में अपने देश का अंदाज पत्र बनाकर पूरे प्रकरण को सरलता से समझ सकते और उसे शीघ्रता से याद भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सेल वर्कशीट। आप पता है एक्सेल पढ़े कंप्यूटर में, आप ज़्यादातर हम उसमें करते हैं, वो रिजल्ट बनाने में उपयोग करते हैं हम लोग स्कूल में। अब इसमें पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में इसको कैसे यूज होता है। अर्थशास्त्र में बड़े पैमाने पर संख्या की जानकारी का उपयोग होता है। संशोधन करने वाले विशेषज्ञ अत्यंत बड़े पैमाने पर संख्या की जानकारी की जांच करते हैं। जैसे कि जब हम भारत के छोटे पैमाने के उद्योग द्वारा उत्पादित चीज वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब हमें असंख्य चीज वस्तुओं के उदाहरण मिलती है। इसी प्रकार की जानकारी कंप्यूटर प्रयोग की एक्सेल सीट में रखकर या योग औसत जोड़ औसत सहसंबंध विषय का अंक मूल्य मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेल सीट में तो आसानी से उसको किसी चीज को हम जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ कर सकते हैं। एक्सेल सीट यह संख्या की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए प्रोग्राम है। प्राप्त जानकारी के लिए विविध प्रकार की आकृति को एक्सेल सीट में सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे, आकृति और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अनेक प्रोग्राम हैं जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की विविध आकृतियां एवं आलेख बनाए जाते हैं। नीचे पढ़ते हम। सामान्य वर्ड फाइल में पूर्ति रेखा एवं मांग रेखा जैसी सरल आकृतियां बनाई जा सकती है। एक्सेल सीट द्वारा संख्या की जानकारी के लिए आकृति एवं आलेख सचोट माप के अनुपात में बनाया जा सकता है, परंतु इसके लिए हमें किस प्रकार की आकृति चाहिए और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोगी है, यह जानकारी होना आवश्यक है। आपने देखा होगा एक्सेल सीट में उसमें अलग अलग फॉर्मूला होता है, प्लस का एफ(x) अलग अलग फॉर्मूला होता है। अब सब इसे लिखते हैं ना, एफ(x) सम वो सब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तभी हम कंप्यूटर में आलेख या आकृति प्रॉपर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। अर्थशास्त्र में अध्ययन हेतु असंख्य सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अतिरिक्त अर्थशास्त्र के उच्च अभ्यास के लिए या संशोधन के लिए इस प्रकार की सामग्री अनिवार्य होती है। इस प्रकार की सामग्री को नोटबुक या किताबों में सुरक्षित रखने के लिए स्थान या देखभाल आवश्यक होता है, क्योंकि नमी, दीमक, कीड़े मकोड़े इत्यादि से नुकसान होने का भय बना रहता है। परंतु हम इस प्रकार की सामग्री को कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हार्ड डिस्क CD या पेन ड्राइव में रखकर उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ईमेल में सुरक्षित करके उसे दुनिया के किसी भी छोर पर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम अपने अध्ययन की सामग्री को आजीवन सुरक्षित रख सकते हैं। आज के समय में ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर इत्यादि व्यवस्था भी उपलब्ध है। जैसे आपको पता ही है, ईमेल से या गूगल ड्राइव किसी फाइल को सेव कर सकते हैं और कभी भी हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है अन्य साधन। सांख्यिकी में अग्रिम प्रोग्राम